नमस्कार दोस्तों। इतिहास की सबसे बड़ी समस्या यही है कि इतिहास को या तो इन्वेडर्स ने लिखा या फिर विजेताओं ने। ये इन्वेडर्स और विजेता हमेशा यही कोशिश करते थे कि जिस योद्धा ने उनको युद्ध के मैदान में ललकारा और उनके साथ दो दो हाथ किए, उसके बारे में कभी भी कोई इतिहासकार ना लिख पाए। ऐसा ही कुछ हुआ है गोंडवाना किंगडम की महारानी रानी दुर्गावती के लिए, क्योंकि रानी दुर्गावती के बारे में टेक्स्ट बुक्स में जो इतिहास की किताबें हैं अलग अलग क्लासेस की, उनके ऊपर सिर्फ 2 से 3 लाइनों में ही ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन मुझे लगता है रानी दुर्गावती के ऊपर एक पूरा चैप्टर भी कम पड़ जाएगा। तो आइए जानते हैं रानी दुर्गावती के बारे में, जिन्होंने अकबर से युद्ध लड़ा और अपनी गर्दन कटवाना मंजूर समझा, बजाय के अकबर की हवस और अकबर की गलत नीयत के आगे झुकने के। रानी दुर्गावती गोंडवाना साम्राज्य की एक महारानी थी, जिनकी शादी दलपत शाह ऑफ गोंडवाना किंगडम के साथ हुई थी। लेकिन दलपत शाह की मृत्यु 1548 में अचानक किसी बीमारी से हो जाती है। उसके बाद उनका एक छोटा बेटा होता है जिसका नाम होता है वीर बहादुर। तो उस वीर बहादुर को रानी दुर्गावती थ्रोन के ऊपर बिठा के खुद उसकी प्रोटेक्टर बन जाती हैं और अपने साम्राज्य को चलाने की कोशिश करते हैं। इस साम्राज्य को चलाने में रानी दुर्गावती की 2 लोग बहुत मदद करते हैं, यानी कि उनके 2 मिनिस्टर, एक अधर और एक मान। ये 2 मिनिस्टर रानी दुर्गावती के साथ मिलकर लगभग 15 साल तक गोंडवाना किंगडम को बहुत ही नई हाइट्स पे लेके जाते हैं और अलग अलग आक्रांताओं, इन्वेडर्स को परास्त करते हैं। रानी दुर्गावती ने बहुत बड़े बड़े मुस्लिम इन्वेडर्स को परास्त किया अपने 15 साल के कार्यकाल में, जब वो गोंडवाना किंगडम की प्रोटेक्टर बनी रही। रानी दुर्गावती इतनी बहादुर थी कि अगर रानी दुर्गावती को ये पता चल जाए कि उनके इलाके में कोई शेर आ गया है, तो वो तब तक खाती पीती नहीं थी जब तक कि उस शेर का शिकार ना कर दें। और वो एक बहुत ही बड़ी धनुषधर थी, जिनका कि निशाना बिल्कुल अचूक था। रानी दुर्गावती के बारे में पर्शियन बुक तारीखे फरिश्ता में भी मेंशन्ड किया गया है कि उन्होंने कैसे बाज बहादुर, जो कि शेर शाह सूरी का लड़का था, उसको परास्त किया था मालवा और गोंडवाना किंगडम की लड़ाई में। तो उनके जो बहादुरी के किस्से थे वो पर्शियन तक भी फैले हुए थे, इतनी बहादुर थी रानी दुर्गावती। लेकिन 1562 में बाज बहादुर को अकबर की फौज ने हरा दिया और मालवा साम्राज्य, जो गोंडवाना किंगडम के साथ का साम्राज्य था, उसके ऊपर अकबर का कब्जा हो गया। अब हुआ क्या कि गोंडवाना किंगडम, जो रानी दुर्गावती का साम्राज्य था, और अकबर का साम्राज्य की बाउंड्री मिल गई। और ये बाउंड्री मिलने से क्या हुआ कि अकबर की बुरी नज़र पड़ गई रानी दुर्गावती के ऊपर, क्योंकि जो रानी दुर्गावती थी वो विधवा थी और बहुत ही खूबसूरत थी। तो अकबर जो था हवस में आके, लालच में आके ये चाहता था कि इस गोंडवाना किंगडम के ऊपर कब्जा किया जाए और महारानी रानी दुर्गावती को कैसे भी करके अपने पास रखा जाए। तो इस काम के लिए उसने अपने कमांडर आसिफ खान को चुना और उसने आसिफ खान को ये ऑर्डर दिया कि गोंडवाना किंगडम के ऊपर कब्जा किया जाए और रानी को जिंदा उसके पास पकड़ के लाया जाए। तो आसिफ खान क्या करता है, वो डायरेक्ट हमला नहीं करता रानी दुर्गावती के साम्राज्य के ऊपर। रानी दुर्गावती को पहले समझने के लिए, उसकी ताकत को पढ़ने के लिए आसिफ खान क्या करता है कि रानी दुर्गावती के साथ दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करता है और ये दिखाता है कि अगर मेरे साम्राज्य मालवा और आपके साम्राज्य गोंडवाना किंगडम के बीच में ट्रेड रिलेशन हो तो बहुत अच्छा होगा। तो ट्रेड रिलेशन बनाने के बहाने वो धीरे धीरे रानी दुर्गावती के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ गया। लेकिन उसका मेन मकसद क्या था कि उसका ये जानने का इरादा था कि रानी दुर्गावती के पास
कितनी फौज है, कितनी घुड़सवार है, कितने हाथी हैं, इन सब के बारे में डिटेल जुटाना उसका मेन मकसद था। और जो ट्रेजर है, जो पैसा है दुर्गावती का, वो कहाँ रखा हुआ है, उसके बारे में भी आसिफ खान जानना चाहता था। 1564 में आसिफ खान 20,000 की लगभग फौज लेके दामोह इलाके में पहुंचता है और गोंडवाना किंगडम को चुनौती देता है एक सरप्राइज्ड अटैक में। इससे होता ये है कि जो रानी है वो ऑफ गार्ड हो जाती है, यानी कि उनको पता ही नहीं चलता कि सडनली हुआ क्या, क्योंकि वो ये सोच रही थी कि आसिफ खान दोस्त है, लेकिन वो दगाबाज निकला। वैसे भी मुगल जो थे वो दगाबाजी थे, वो दगाबाजी कर करके ही जीतते थे, इसके अलावा उनके पास कोई चारा भी नहीं होता था। रानी दुर्गावती डिसाइड करती है कि हमें आसिफ खान की फौज के ऊपर हमला करना चाहिए, लेकिन उनका मिनिस्टर अधर उनको ये एडवाइस करता है कि आप हमला ना करें, क्योंकि अभी हमारी फौज अलग अलग इलाकों, अलग अलग जगह पे फैली हुई है और हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ, इतनी नंबर्स में फौज नहीं है कि हम आसिफ खान का मुकाबला कर पाएं, क्योंकि उस वक़्त दुर्गावती के पास सिर्फ 500 लोगों की आर्मी थी और उसको 20,000 लोगों के खिलाफ लड़ना था। लेकिन रानी दुर्गावती ने बोला कि मुझे मरना मंजूर है शान से, लेकिन इस डिफीट, इस ह्यूमिलिएशन को लेना मंजूर नहीं है। रानी दुर्गावती अपने 500 सिपाहियों को लेके नरही गांव की तरफ बढ़ती हैं, क्योंकि नरही गांव जो था वो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट था कोई भी लड़ाई लड़ने के लिए, क्योंकि उसके एक तरफ जो था पहाड़ थे और दूसरी तरफ 2 नदियां थी, एक नर्मदा और गौर, और उस गांव में पहुंचने के लिए एक बहुत ही संकरा रास्ता था। उस संकरे रास्ते पे रानी दुर्गावती ने पूरा जाल बिछा दिया। अगर आप लोगों में से किसी ने 300 मूवी हॉलीवुड की देखी हो तो बिल्कुल उसी टाइप का उन्होंने जाल बिछा दिया। अगर दुश्मन इस तरफ से आता है तो हम डायरेक्टली 3 तरफा हमला कर सकते हैं उनके ऊपर। हुआ भी ऐसे ही, आसिफ खान की फौज जैसे ही आती है, रानी दुर्गावती की फौज उनके ऊपर टूट पड़ती है और लगभग 500 मुगल सिपाहियों को मार गिराती है। और उस दिन रानी दुर्गावती को विजय प्राप्त होती है, क्योंकि आसिफ खान भगौड़े की तरफ भाग गया मैदान छोड़ के। रानी दुर्गावती के साहस को देखते हुए उसको लगा कि आज तो मेरी मौत आई है, वो भाग गया। उस रात जैसे ही आसिफ खान भागा युद्ध के मैदान को छोड़कर और मुगल फौज हार गई उस रात, तो रानी दुर्गावती ने अपने मिनिस्टर के साथ एक बैठक की रात को, और उन्होंने अपने मिनिस्टर्स को बोला कि हमें सरप्राइज्ड अटैक करना चाहिए मुगल आर्मी के ऊपर, ताकि उनको प्रिपेयर होने का टाइम ही ना मिल पाए। लेकिन जो मिनिस्टर्स थे रानी दुर्गावती के, उन्होंने बोला कि नहीं, ये अच्छा आइडिया नहीं होगा, और तो रानी दुर्गावती ने ये चीज़ ड्रॉप कर दी। लेकिन रानी दुर्गावती को ये लग रहा था कि अगले दिन आसिफ खान और कैवलरी और फौज के साथ ज़्यादा बड़ा हमला करेगा। होता भी कुछ ऐसे ही है। अगली सुबह आसिफ खान और बड़ी फौज लेके रानी दुर्गावती के ऊपर हमला कर देता है। रानी दुर्गावती पूरा डट के मुकाबला कर रही होती है आसिफ खान की फौज का। 3 बजे दोपहर तक रानी दुर्गावती की पोजीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है और मुगल सेना के ऊपर उनका राज चल रहा होता है। मुगल सेना का कोई भी सैनिक, कोई भी सेनापति मुकाबला कर ही नहीं पा रहा था रानी दुर्गावती का, क्योंकि उनके तीरों के बाण अचूक थे, जो कि हर जगह जहाँ जहाँ वो सोच रही थी वहाँ जाके लग रहे थे। लेकिन हुआ ये कि उनका पुत्र वीर बहादुर इस जंग के दौरान जख्मी हो गया। तो रानी दुर्गावती ने अपने कमांडर्स को बोला कि प्लीज़ इनको दूर लेके जाया जाए युद्ध के मैदान से। लेकिन इतनी देर में हुआ ये था कि रानी दुर्गावती का पूरा जो कंसंट्रेशन था युद्ध से वो हट चुका था, जिसके कारण उन्होंने ध्यान नहीं दिया और 2 तीर आके रानी दुर्गावती के हेड में और सीने पे आके 2 तीर लगे, जिसकी वजह से वो गंभीर रूप से घायल हो गई और उनको युद्ध के मैदान से उनका सेनापति अधर दूर लेके चला गया। कुछ देर बाद जब रानी दुर्गावती की आंख खुलती है तो उनको ये पता चलता है कि वो युद्ध हार चुके हैं। उन्होंने अपने सेनापति अधर को बोला कि
अपना खंजर निकाल के मुझे प्लीज़ मार दो, क्योंकि मुझे ये जिल्लत की ज़िंदगी नहीं जीनी और मुझे नहीं अकबर के चुंगल में आना। लेकिन अधर बोलता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता है, वो उनका सेनापति है, वो उनके ऑर्डर फॉलो तो करेगा लेकिन इस ऑर्डर को फॉलो नहीं कर सकता। यही बात सुनते हुए रानी दुर्गावती ने खंजर छीना अधर से और पूरे खंजर को अपने पेट में घुसा दिया और उसी वक्त उनकी मृत्यु हो गई और उन्होंने आत्महत्या कर ली। उन्होंने आत्महत्या इसीलिए की क्योंकि वो यही चाहती थी कि ग्लोरी से मरा जाए, ना कि किसी जिल्लत वाली मौत से। आसिफ खान गोंडवाना किंगडम के ऊपर हमला करने के बाद, रानी दुर्गावती की मृत्यु के बाद, वो जो उनकी कैपिटल थी गोंडवाना किंगडम की, चौरागढ़, उसके ऊपर हमला कर देता है, क्योंकि जो बीर बहादुर जो बचा हुआ उनका बेटा होता है वो वहीं छुपा होता है और जो वहाँ की महिलाएं होती हैं वो उसी महल में प्रोटेक्टेड होती हैं। तो आपको पता है कि मुगल जो थे उनका इरादा लूटपाट का और महिलाओं को कन्वर्ट करके उनके ऊपर अत्याचार करने का था। तो सीधा चौरागढ़ के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन जैसे ही तो चौरागढ़ महल का दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि वहाँ औरतों के लाशें बिछ गई थी, क्योंकि सारी औरतों ने वहाँ पे जौहर कर लिया था। वो नहीं चाहती थी वो किसी भी मुगल के हाथ लगे, उन्होंने अपनी मौत को स्वीकार कर लिया था जौहर करके। जो एक पिल्लर के पीछे बहुत ही बड़ी लकड़ी के पीछे छुपा हुआ था उसको आसिफ खान ने ढूंढ लिया और आसिफ खान ने उसको वहीं पे मार डाला। अकबर की कोर्ट में एक हिस्टोरियन था अबू फजल, उसने भी अपनी बुक में रानी दुर्गावती के बारे में लिखा है, ब्यूटी विद करेज एंड मैन लाइक करेज। उसका कहना यह था कि सुंदरता के साथ बहुत ही खतरनाक औरत और जो कि एक आदमी के जैसा साहस रखती हो, ऐसा उसने व्याख्या की थी रानी दुर्गावती के बारे में। तो आप सोच सकते हो कि जब दुश्मन का हिस्टोरियन आपके बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है तो आपके अंदर कितना टैलेंट होगा एक युद्ध लड़ने का और युद्ध कौशल का। रानी दुर्गावती की जो मृत्यु हुई थी वो 24 जून 1564 को हुई थी। इसी दिन को बलिदान दिवस में मनाया गया है आज हिंदुस्तान में अभी भी। तो बलिदान दिवस और रानी दुर्गावती की मौत एक ही दिन हुई थी। ये थी कहानी रानी दुर्गावती के बारे में, जिनके बारे में हमारे टेक्स्ट बुक्स में बहुत ही शर्मनाक बात है कि 1 से 2 लाइनों तक ही मेंशन किया गया है, ना कि 1-2 पैराग्राफ या 1-2 चैप्टर्स। इन्होंने ऐसी बहादुरी का काम किया था जिन्होंने अकबर की फौज को हराया भी सही और अकबर के सामने झुकना मंजूर समझा नहीं, और उन्होंने उसकी लालच, उसकी वासना को डिनाई किया। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।